अध्याय 9 ग्रामीण विकास। ग्रामीण विकास का मतलब गांव का विकास करना। ग्रामीण विकास का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए नियोजित कार्यविधि। ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान का मतलब होता है कल्याण करने के लिए नियोजित कार्यविधि। नियोजित कार्यविधि ग्रामीण क्षेत्रों में लटकती यानी विलंबी चुनौतियां जो बहुत दिनों से लटकी हुई हैं और उभरती चुनौतियां जो सामने अब उभर के आ रही हैं उनका क्या करना, ध्यान केंद्रित करना, उन पर ध्यान केंद्रित यानी लटकती और उभरती चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना है। ग्रामीण विकास की चुनौती, ग्रामीण विकास के अंदर क्या चुनौती है, एक लटकती चुनौती है और एक उभरती चुनौती। लटकती चुनौती के अंदर कौन कौन सी चुनौती है? लटकती चुनौती ग्रामीण साख की चुनौती है, ग्रामीण विपणन की चुनौती। वहीं उभरती चुनौतियों के अंदर जैविक कृषि की चुनौती है और खेती के अतिरिक्त धारणीय जीविका का अन्य कोई विकल्प। तो पढ़ते हैं ग्रामीण साख की चुनौती। ग्रामीण साख की चुनौती के अंदर आते हैं भाई ग्रामीण साख, जिसके अंदर अल्पकालीन साख 1 साल तक के लिए होता है, बीज खरीदने के लिए, बिजली के बिल का भुगतान करने के लिए, खाद खरीदने के लिए, सिंचाई के लिए एक अल्पकालीन साख लिया जाता है। मध्यकालीन साख जो कि 5 साल तक के लिए लिया जाता है, मशीन खरीदने के लिए, बाढ़ लगवाने के लिए, कुआं खुदवाने के लिए। वहीं दीर्घकालीन साख जो होता है, जो दीर्घकालीन साख होता है 5 से 20 साल तक के लिए होता है। नई भूमि खरीदने के लिए, मौजूदा भूमि पर सुधार करने के लिए, मौजूदा भूमि पर सुधार करने के लिए और शादी ब्याह करने के लिए। ये ग्रामीण साख, अल्पकालीन साख, मध्यकालीन साख और दीर्घकालीन साख। फिर बात करते हैं ग्रामीण साख के स्रोत, यानी ग्रामीण लोग लोन कहाँ से लेते हैं। ग्रामीण साख के स्रोत, ग्रामीण साख के स्रोत के अंदर गैर संस्थागत स्रोत और संस्थागत स्रोत। गैर संस्थागत स्रोतों के अंदर साहूकार, बनिया, महाजन, जमींदार आदि को सम्मिलित किया जाता है और ये इनकी ब्याज की दरें बहुत ज़्यादा होती थी और ये किसानों का पूरी तरीके से शोषण किया करते थे, लेकिन इनका प्रभाव धीरे धीरे समाप्त हो गया। संस्थागत स्रोत जो कि सरकारी रूप से मान्यता प्राप्त होती है, जिसके अंदर आता है सहकारी साख समितियां। इनका काम क्या होता है? किसानों को समय पर अधिक साख उपलब्ध करवाना। ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो महाजन है यानी जो गैर संस्थागत स्रोत हैं, इनके प्रभाव को धीरे धीरे समाप्त कर देना। देश के सभी क्षेत्रों में साख की सुविधा उपलब्ध करवाना। देश के अंदर जितने भी क्षेत्र हैं सभी क्षेत्रों में साख की सुविधा उपलब्ध करवाने का काम करना, ये इनका काम होता है। इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1955 हुई। 1955 में इसकी स्थापना इसलिए हुई, इसने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर साख की सुविधा केवल सहकारी साख समितियां नहीं पूरा कर पा रही हैं। इसको देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर साख की सुविधा और अच्छी तरीके से किया जा सके। उसके बाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भूमि विकास बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा भूमि विकास बैंक, इसकी स्थापना किस लिए की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं भूमि विकास बैंक। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा भूमि विकास बैंकों की स्थापना पिछड़े जिलों तथा दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में साख की पूर्ति को प्रोत्साहित करने के लिए की गई। ये बैंक अपना कार्य जिला स्तर पर स्थानीय स्टाफ की सहायता से संपन्न करते हैं। जिला स्तर पर अपने स्थानीय स्टाफ की सहायता से संपन्न करते हैं। इनका भी काम ग्रामीण क्षेत्रों में लोन की सुविधा उपलब्ध करवाना। उसके बाद आता है कृषि तथा ग्रामीण विकास का बैंक नाबार्ड, जिसकी स्थापना 1982 में की गई। नाबार्ड जिसकी स्थापना 1982 में की गई। इनका क्या काम था? उन संस्थाओं के लिए सर्वोच्च कोष प्रदान करना जो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो लोन की सुविधा दे रहे हैं, उनको कोष प्रदान करना। साख प्रदान करने वाली जो प्रणाली है उसमें सुधार लाने के लिए उचित उपायों को अपनाना। जो साख प्रदान करने वाली प्रणाली है उसमें अच्छी तरीके से सुधार लाने के लिए उचित उपाय अपनाना। सभी साख संस्थाओं को ग्रामीण वित्तीय क्रियाओं को समन्वित करना। सभी साख संस्थाओं की ग्रामीण जो वित्तीय क्रियाओं को समन्वित करना तथा नीति निर्माण से संबंधित सभी राष्ट्रीय संस्थाओं जिनमें से भारत सरकार, राज्य सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ समन्वय स्थापित करना है। बैंक द्वारा जिन प्रोजेक्ट के लिए दोबारा से लोन दिया जा रहा है उन प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग करना, ये नाबार्ड का काम है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नाबार्ड ये नाबार्ड। उसके बाद आता है कृषि विपणन। कृषि विपणन क्या है? कृषि विपणन फसल की कटाई के बाद उसको इकट्ठा करना, उत्पादन का प्रसंस्करण करना यानी अनाज को अलग करना, भूसे को अलग करना, फिर क्वालिटी के हिसाब से उन्हें अलग अलग भागों में क्या करना, बांटना। क्वालिटी के हिसाब से फिर क्रेताओं के पसंद के अनुसार उनको पैक करना। पैक करने के बाद भविष्य में बिक्री के लिए, उत्पादन के लिए भंडारण करना।
उत्पादन की अच्छी कीमत नहीं मिल रही है तो लाभ को प्रति कीमत का क्या करना है, उनकी बिक्री तब करना जब कीमत अच्छी मिल रही हो। तो ये सारा का सारा कृषि विपणन के अंतर्गत शामिल किया जाता है, कृषि विपणन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। उसके बाद आता है विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय, यानी विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए। विपणन प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार ने क्या क्या उपाय किए। नियमित मंडियां खुलवाई जहां पर किसान अपने अनाज को ले जाकर के अच्छे दामों पर बेच सकता है। सहकारी कृषि विपणन समितियां खुलवाई गई। सहकारी कृषि विपणन समितियों में जो किसान होता है अब उसका सदस्य होता है और सदस्य होने के नाते अपने आप को एक अच्छा सौदागर समझता है और अच्छा सौदागर होने के नाते अपनी फसल को अच्छी कीमत पर वहाँ पर क्या करता है, बेचता है। भंडारगृह सुविधाओं का प्रावधान करवाया गया। यदि फसल की अच्छी कीमत नहीं मिल रही है तो भंडारगृह सुविधा उपलब्ध है, वहाँ पर किसान अपने अनाज को क्या कर सकता है, भंडारण कर सकता है, भंडारण करके रख सकता है। रियायती यातायात, भारत के अंदर रेलवे सबसे सस्ता और अच्छा साधन है, जहाँ पर किसान को लगता है अच्छी कीमत वहाँ पर प्राप्त हो रही, वहाँ पर किसान अपने अनाज को ले जा करके क्या कर सकता है, उस मंडी में बेच सकता है। रेलवे के द्वारा यातायात के साधन, सूचना का प्रसार, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडियम के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के द्वारा सूचना का प्रसार, विभिन्न मंडियों के प्रचार प्रसार करवाए जाते हैं कि किस मंडी में किस अनाज की क्या कीमत मिल रही है, तो सूचना का प्रसार करवाना। न्यूनतम समर्थन कीमत नीति, न्यूनतम समर्थन कीमत नीति, न्यूनतम समर्थन कीमत नीति, जिसमें किसानों को इस विश्वास दिलाया जाता है कि यदि आपकी फसल की बिक्री नहीं होती है तो हम आपकी फसल को एक न्यूनतम कीमत पर क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो ये न्यूनतम समर्थन कीमत नीति। उसके बाद आप विविधीकरण, विविधीकरण, फसल का विविधीकरण। फसल का विविधीकरण का मतलब ये होता है, फसल का विविधीकरण का मतलब ये होता है एक ही खेत के अंदर एक ही टाइम पर दो या दो से अधिक फसलों का उत्पादन करना, ये फसल का विविधीकरण कहलाता है, फसल का विविधीकरण कहलाता है। फिर आता है उत्पादन गतिविधि का विविधीकरण, उत्पादन गतिविधि का विविधीकरण। उत्पादन गतिविधि के विविधीकरण का मतलब एक काम के साथ दो या दो से अधिक काम करना, जिसके अंदर आता है खेती के अतिरिक्त जीविका का अन्य कोई स्रोत, खेती के अतिरिक्त जीविका का अन्य कोई स्रोत, जिसके अंदर है पशुपालन करना, मत्स्य पालन करना, उद्यान विज्ञान व बागवानी कर लेना, कुटीर एवं लघु उद्योग करना, उद्यान विज्ञान और बागवानी, कुटीर एवं लघु उद्योगों को करना, ये सारा का सारा होता है उत्पादन गतिविधि का विविधीकरण। पशुपालन, भारत के अंदर पशुपालन गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी, ये सारे पशुपालन किए जाते हैं। पशुधन, जिसे पशुधन खेती कहा जाता है, बहुत सारे राज्यों के अंदर, राजस्थान जैसे राज्यों के अंदर पशुधन खेती जीविका का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। मत्स्य पालन, जिसके अंदर केरला, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु जैसे राज्यों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी जीविका के लिए मत्स्य पालन पर निर्भर करते हैं, मछली पालते हैं अपनी जीविका के लिए, मत्स्य पालन करना। उद्यान विज्ञान और बागवानी, जिसके अंदर फूल, पेड़ पौधे, सब्जियाँ, बागवान, जिसके अंदर जैसे लीची की खेती, अमरूद की खेती, केले का बागान हो गया, इन सब की खेती की जाती है। उद्यान विज्ञान और बागवानी, फूलों के अंदर आता है गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, इन सब की खेती की जाती है, ये बागवानी आता है। कुटीर तथा घरेलू उद्योग, कुटीर और घरेलू उद्योग, जिसके अंदर छोटे मोटे उद्योगों को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। कुटीर और घरेलू उद्योग, कुटीर और घरेलू उद्योग, जिसके अंदर छोटे मोटे उद्योगों को शामिल किया जाता है। परंपरा से ही इस उद्योग पर कातने, बुनने, रंगने तथा ब्लीचिंग क्रियाओं का प्रभुत्व रहा है, परंतु शहरी कपड़ा उद्योग के अतिरिक्त विकसित होने से ग्रामीण क्षेत्र में इन क्रियाओं पर बड़ा धक्का लगा। इन क्रियाओं पर यानी कुटीर उद्योगों पर बड़ा धक्का लगा। ज़्यादा मात्रा में नहीं रह गए हैं लघु और कुटीर उद्योग, लेकिन अभी भी लघु और कुटीर उद्योग किए जा सकते हैं। यह है खेती के अतिरिक्त जीविका का अन्य कोई स्रोत। आगे बात करते हैं जैविक कृषि और धारणीय विकास। जैविक कृषि और धारणीय विकास, जैविक कृषि और धारणीय विकास।